हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ बाय कुमार सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। और इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ी हमारी मिस प्रिंट हो गया था। वो एक क्वेश्चन है, उसका जो एलसीएम था वो हमने गलत लिख कर लिया, उसका अभाज्य गुणनखंड। तो वो उससे पहले मैं थोड़ा वो बता देता हूँ आपको क्या था। तो एक बार है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, आप इतना तो प्यार दिखा ही सकते हो अपना कि आप है वो एक आपको क्या करना है, जो पास में रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, वो दबा दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। हम कल वाले क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। हमें देखना था कि क्या था, संख्या थी आपकी, यहाँ पे संख्या मैं बता देता हूँ आपको। संख्या थी 336 और 54 का एलसीएम लिखना था हमें। 336 का अगर मैं 336 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाता है? 1 2 2, 6 2 12 और 8 16, ये होता है ना। और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 8 2 16 और 4 84 आता है। और इसको फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसको 4 से, और इसको 2 से डिवाइड करता हूँ और इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2 बार जाएगा और ये एक बार 21 आया। 21 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 7 आया, और 7 को मैं डिवाइड करता हूँ 1 बार, ठीक है ना। और इधर मैं अगर बात करता हूँ 54 की, तो 54 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये जाता है आपके 2 दुआ 4 और 7 दुआ 14, 27 बार। और इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो नहीं जाता है, लेकिन 9 या 27 3 बार जाता है, और इधर ये 3 बार जाता है, एक आ गया, ठीक है ना। ये था। तो हमारा क्वेश्चन था कि जो संख्या दे रखी है, यानी मैं बता देता हूँ आपको, 336 गुणा और 54 क्या आने वाला है, और ये क्या अभाज्य गुणनखंड एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है क्या? अगर मैं 336 का एलसीएम देखता हूँ तो क्या आता है, देखो 336 की 2 की पावर कितनी है? 2 4, 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3 गुणा 7 आ गया। और इधर 54 का कितना आया? 54 का आया 2 गुणा 3। तो हमारा एचसीएफ क्या आया? सबसे निम्नतम घात वाला होता है ना एचसीएफ। तो यहाँ पे कॉमन संख्या क्या है? 2 है, सबसे निम्नतम घात इसकी है और सबसे कम घात है वो इसकी है। यानी हमारा जो एलसीएम आया वो आया 6, एचसीएफ आया 6। एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो एलसीएम सर्वाधिक घात किसकी है? यहाँ की 2 की सर्वाधिक घात है, गुणा 3 की सर्वाधिक घात यहाँ पे है, गुणा 7। तो इसका अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, देखो ये तो आया आपका, कितना आ गया देखते हैं अभी। आपके कितना आ रहा है? 2 2 4, 2 2 4 1 2 8 और 8 2 16, 16 2 16, यानी 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 2 यानी 9 गुणा 7, ये करना था ना। 9 7 63, और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 18, और 8 6 48, और 3 कितना हो गया, ये 8 3 11 और 1 52। और आपके ये कितना है, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। टू को मैंने 4 से किया तो 16 गुना 3 गुना 3 144, और 144 को मैं अगर करता हूँ 7 से मल्टीप्लाई तो 1008 आ रहा है। 9 या 27,
सॉरी यहाँ पे है ना आपके, ये देखो फिर मिस्टेक होगी ना, ये यहाँ पे और जा रहा है देखो 3 बार, ये आया, तो यहाँ पे 3 पावर है, ठीक है ना, तो 27 हो जाएगा। 3024 एलसीएम का गुना कितना आ रहा है, 3024 आ रहा है, और 3024 को मैं अगर करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है, 6 चौक 24 आ रहे हैं, 6 दुआ 12 और 2 14, 6 तिया 18, यानी 18 144 आ रहा है। और इधर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 36 को मैं अगर 50 से करता हूँ तो आपके क्या आएगा, 6 पंजे में अभी कर लेता हूँ, देखो 336 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1800, यही आ रहा है इधर 18144, यानी हमारा दोनों बराबर है, इधर भी सेम आ रही है संख्या और इधर भी सेम आ रहे हैं नंबर। ये थोड़ा देख लेना, हमने कल वाली क्लास में किया था, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे करता हूँ, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं। देखिए इधर देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन 3 के अंदर क्या दे रखा है कि प्रश्न संख्या 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के दो पूर्णांकों में से यानी एचसीएफ और ले से यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसके अंदर पहला हमारा क्या दे रखा है, 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मैंने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए, कितना आएगा 6, और इधर किया मैंने 3 और 3, ठीक है ना। और 15 का मैंने किया तो 5 तिया 15 और 5 और 1 आ गया। 21 का मैंने किया तो ये 3 बार जाएगा, 7 तिया 21, 7 और 1 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, 12 का अभाज्य गुणन क्या आया, 2 की पावर 2 और इधर 3, और इधर मैं बात करता हूँ 15 के अभाज्य गुणनखंड की तो 3 गुणा 5 आ गया, और 21 की अगर अभाज्य गुणनखंड की मैं बात करता हूँ तो 3 गुणा 7 आ गया। अब देखो एचसीएफ वही होता है जो कॉमन है सभी में, तो यहाँ पे 3 सभी में कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया, और एलसीएम क्या हो गया हमारा, तो एलसीएम है वो सभी संख्या लेनी है, यहाँ पे 2 ले लिया हमने, अधिकतम घात लेनी है तो 2 की पावर 2 ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, फिर हमने 7 ले लिया, और फिर हमने 5 ले लिया, ये ले लिया, ठीक है ना, यही लेंगे ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 को 3 से किया, 4 किया 12 और 35, 12 और 35 तो कितना हुआ 12 और 35, तो 5 दुआ 10, 5 और 6, 5 और 6 11 और 1 12, 3 और 2 5, यानी 520, क्या आ रहा है, सॉरी 420, कहाँ मिस्टेक हुई है, देखिए 7 पंजे 35 और 4 तिया 12, 35 को मैंने 12 से गुणा किया तो क्या आएगा, 5 दुआ 10, 3 दुआ 6 और 7, मल्टीप्लाई 5 और 3 तो 0, 7 और 5 कितने होते हैं 12, और इधर 4 यानी 420, क्या रहा है एलसीएम 420। बस यही तो पूछा है, और क्या पूछा है, कुछ नहीं पूछा, एलसीएम 420, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है कि 17 का और 23 का और 29 का एलसीएम निकालना है। तो हम पहले 17 का निकालते हैं, तो 17 का एलसीएम क्या होगा, 17 का एलसीएम क्या होगा भाई, 17 का एलसीएम कुछ नहीं होगा, 17 ही होगा। 23 का एलसीएम कुछ नहीं होगा, 23 के अंदर भाग जाएगा। 29 की अगर मैं बात करता हूँ तो 29 का एलसीएम भी क्या होगा, 29 ही होगा, बस। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, 17 का 1 गुना 17, 23 का 1 गुना 23, और
29 का जो अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड कितना हुआ 1 गुणा 29। तो HCF की बात करें तो उभयनिष्ठ संख्या सभी में 1 है, तो HCF 1 हो गया। और LCM की बात करें तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी करिए अपने बुक के अंदर, जैसे कॉपी के अंदर करिए 17 गुणा 23 गुणा 29, तो इसका आ रहा है 11,339। आप निकाल लेना, देख लेना, 11,339 इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है ना। और LCM इसका 1 हो जाएगा। LCM आप सभी को पता है उभयनिष्ठ संख्या होती है निम्न घात वाली, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या है वो 1 है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा क्वेश्चन यहीं पर कर लेता हूँ मैं। आपके क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है वो 8 का अभाज्य गुणनखंड करो, फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड करो, और फिर 25 का क्या करो अभाज्य गुणनखंड करो। 8 का किया मैंने 2 4 2 और 2 और 2 1, ठीक है ना। इधर मैंने किया 3 3 और 3 और 1, और इधर मैंने किया 5 5 5 और 1, तो क्या हुआ 8 का तो हुआ 2 की पावर 3, ठीक है ना, गुणा 1। 9 का हुआ 3 की पावर 2 गुणा 1, और 5 का हुआ क्या हुआ 5 की पावर 2 गुणा 1। तो अब हमारा HCF तो क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि सभी में कॉमन 1 है। और LCM की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 की अधिकतम घात कितनी है 3 गुणा 3 की अधिकतम घात 2 गुणा 5 की अधिकतम घात 2, तो 3 2 4 8 9 और 25, 8 9 72, 25 को मैं 72 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 2 2 4 और 5 आ रहा है, 7 पंजे 35 हो गया, हासिल 3 होगी, 7 2 14 14 और 3 कितने हो गए 17, तो 0 10 8 और 1 1800 हो गया इसका आंसर। क्या बिल्कुल सही है क्या 1800 आंसर, देखिए अपने आंसर के अंदर तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा जो LCM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, वो 1800 LCM हो जाएगा, ठीक है ना 1800। इसी प्रकार से करना है आप कॉपी के अंदर या रफ के अंदर जो भी है वो आप करते हो, तो आप इसको वो खूब घर पे वो प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमें हमारा दे रखा है प्रश्न संख्या 5 दे रखी है। प्रश्न संख्या 5 क्या दे रखी है, देखिए प्रश्न संख्या 5 दे रखी है एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा, चलिए प्रश्न संख्या 4 कहाँ पर है वो देखते हैं पहले तो। चलो 4 में फिर आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। 4 इसमें नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। पहले हम 5 करते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक है वो शून्य पर समाप्त होता है क्या। आपको मैं अगर बताता हूँ कि मैं 6 का n का जो n प्राकृत संख्या है इसका मैं कोई भी मान लेता हूँ, जैसे n एक कैसी संख्या प्राकृत संख्या है, तो n का मैं कोई मान ले लेता हूँ, जैसे 0 ले लिया, 1 ले लिया, या 0 को एक बार छोड़ दो, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, जो भी मैंने लिया तो वो ले लिया, n का मान ले लिया, ठीक है ना। तो इसको मैं 6 की पावर n पे रखता हूँ, 6 की पावर पे रखता हूँ, तो 6 का पावर n का मान मैंने 1 रखा तो क्या आया 6 आया। 6 की पावर 2 किया तो कितना आया 36 आया। अगर मैं 6 की पावर 3 करता हूँ तो 216 आते हैं, इसी प्रकार से आते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारा इकाई अंक आ रहा है वो कैसी संख्या आ रही है, एक इकाई अंक में जो हमारी संख्या आ रही है वो एक 6 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पर 0 नहीं आ रहा है या फिर 5 नहीं आ रहा है। देखो जो अंक शून्य पर वही समाप्त होगी जिसके अंदर या जिसका अभाज्य गुणनखंड के अंदर कम से कम
2 और 5 इसके अंदर आए, 2 और 5 है वो शामिल होने चाहिए, यानी वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए संख्या, तभी है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा है वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, अब देखिए ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। आपको क्या लिखना है इधर देखिए, पहले आपने लिख लेना है कि माना कि प्राकृत संख्या n के लिए, क्या माना कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, यहाँ पे लिख लेना समाप्त हो सकती है, ये लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है हल के अंदर, हल में लिखना है कि माना प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n है वो शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर क्या होती है, समाप्त होती है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना, शून्य पर समाप्त होती है। तब आप क्या लिखोगे, शून्य पर अगर समाप्त होती है तो तब 6 की पावर n है वो 5 से क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है ना, 5 से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पर मैं 6 की पावर n की बात करता हूँ, तो इसका मैं अगर फैक्टर करता हूँ इसको, तो ये किस में टूटेगा, 2 गुणा 3 के पावर में टूटेगा ना, जिसको मैं और अगर फैक्टर करूँ तो 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, इसी के अंदर तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ को 6 के का अभाज्य गुणनखंड है कि गुणनखंड में 5 नहीं आते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, के अभाज्य गुणनखंड 5 से विभाज्य नहीं है। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस आपको कुछ नहीं लिखना, एक लैंग्वेज लिखनी है और कुछ नहीं है। माना कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n है वो शून्य पर समाप्त होती है, और तब शून्य पर समाप्त होती है कब होगी, जब 6 की पावर n है वो 5 से विभाज्य हो, 5 से डिवाइड हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 6 के हम अगर फैक्टर करते हैं तो वो किसके अंदर टूटता है, 2 गुणा 3 के अंदर टूटता है, इसके अंदर कहीं पर भी 5 नहीं है। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 5 से विभाज्य नहीं है, यह 5 से विभाजित नहीं होता है, अतः 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना लिखना है, कुछ नहीं निकला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि प्रश्नावली 6 प्रश्न 6 है वो क्या है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 4 है बाह्य संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है। हमें पता है ये बाह्य संख्या है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, आधारभूत जो परिमेय संख्या की जो मूलभूत इकाई है उससे हमें ये सिद्ध करना होगा, ठीक है ना। अंकगणित की जो आधारभूत परिमेय है उसके अनुसार जो अंकगणित की आधारभूत परिमेय है या मूलभूत जो परिमेय है वो क्या कहती है कि कोई भी जो भाज्य संख्या है उसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड को गुणनफल के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे कि देखो कोई भी संख्या है, जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया, 4 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो क्या होता है फैक्टर, 2 गुणा 2 होता है, ठीक है ना। तो
तो 2 भी यहाँ पे अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यही है कि भाज्य संख्या का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड के गुणनफल को हमें वो अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और ये किसके आधार पर लिख सकते हैं, ये किसके अनुसार हम कहते हैं, तो ये अंकगणित की मूलभूत प्रमेय कहती है, ठीक है ना। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय यह कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, चाहे उस भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड उस भाज्य संख्या, प्रत्येक जो भाज्य संख्या है भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है या लिखी जा सकती है, ठीक है ना, गुणनफल के रूप में। तो चलिए यहाँ पे हम इसको करते हैं सोल्व। देखिए पहले हमने क्या लिया, पहले हम इसको करते हैं। देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पे प्लस के बाद में पहले ये 2 पार्ट हो गए ना, एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो मैं इस पार्ट में से 13 बाहर ले लेता हूँ, इस पार्ट में से मैं 13 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ना, 13 बाहर में ले लेता हूँ। देखिए क्या रह गया ब्रैकेट के अंदर, 7 गुणा 11 रह गया ना, यहाँ पे गुणा में 1 है तो कुछ नहीं है, प्लस यहाँ पे ये 1 रह गया। 13 गुणा, देखो 7 का 11 से गुणा किया तो क्या है 77, 77 प्लस 1 78। यहाँ पे 78 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इस 78 का मैं अगर फैक्टर करता हूँ तो क्या आता है, 78 का मैं अगर फैक्टर करता हूँ तो 6 और 9, ये आता है ना, 6 और 9। और फिर मैंने इसको 3 से किया तो 3 3 दूआ 6, 3 तिया 9 और 23। एक मिनट 78, 2 से मैंने किया 1 2 2 2 4 3 दूआ 6, 3 दूआ 6 और 9 दूआ 18, ये है ना, 1 और 3 तिया 9 और 13, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 78 का लिख सकता हूँ ना फैक्टर, 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इसको मैं सही लिखता हूँ थोड़ा क्रम के अंदर, तो 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो कहने का मतलब यही है कि जो ये हमारी 78 थी वो एक कैसी संख्या थी, भाज्य संख्या थी, लेकिन हमने इसका फैक्टर किया तो इसके गुणनफल को हमने किसके रूप में लिख दिया, एक भाज्य संख्या के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम इधर कर लेते हैं, देखिए इसी प्रकार से हम इधर करते हैं इसको। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 5 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे ये 5 नहीं है, ठीक है ना, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, ये बचा। तो 7 संग 42, 42 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 4 16, 16 को मैंने 3 से किया तो क्या आया, 8 तिया 24, 6 तिया 18, 18 2 20 और 3 2 510, और 510 को मैंने अगर 2 से किया तो क्या आया, 8 0 और 5 2 10, यानी 5 और यहाँ पे 1008 प्लस 1 और 5 गुणा 1009। तो ये भी एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन इसके फैक्टर है वो वही अभाज्य संख्या ही आएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से अंकगणित की प्रमेय से सिद्ध होता है कि सिद्ध प्रमेय से सिद्ध होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या
संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपको लिखना है, इतनी बात लिखनी है। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना, बस इसको सिद्ध करना है। हमें पता है कि ये संख्या बिल्कुल अभाज्य या फिर भाज्य संख्या है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे ये भाज्य संख्या नहीं दे रखा है, सॉरी भाज्य संख्या ही है, लेकिन भाज्य संख्या क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है। कोई मैदान है, उसके चारों ओर वर्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी मैंने एक वर्ताकार पथ ले लिया, जैसे ये मैंने एक कोई वर्ताकार पथ ले लिया। ठीक है ना, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये ले लिया, ये हमारा कोई वर्ताकार पथ है। ये बोल रहा है कि इसी स्थान से तो सानिया चल रही है और इसी स्थान से वो रवि चल रहा है, दोनों दौड़ लगा रहे हैं। सानिया को टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने के अंदर 18 मिनट, रवि को टाइम लगता है वो एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट। यानी एक चक्कर रवि पूरा करेगा तो रवि को 12 मिनट लगेंगे, और अगर एक चक्कर सानिया पूरा करेगी तो सानिया को 18 मिनट लगेंगे। अब ये कहना ये चाहता है कि पुनः वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय, यानी वो न्यूनतम समय बताना है जिस समय ये वापस है वो एक दूसरे या फिर आपस में मिलते हैं, वो न्यूनतम समय बताना है। अब आप क्या करोगे, देखो ऐसी संख्या लो जिसके अंदर दोनों शामिल हो। अब मैं अगर इसमें क्या करूं, अगर मैं एच शिप लूँ, आपका दिमाग चल रहा है सर एच शिप ले लेते, तो एच शिप क्या आता है, देखो 18 का एच शिप क्या आया, 2 से किया 9, 3 से किया 3 और 3 और 1, ठीक है। और 12 का मैंने अगर किया 2, 6, 2, 3 और 3 और 1, तो एच शिप हमारा क्या आया, 6 आया। ये है क्या 2 और 3 हमारा 6 आया, लेकिन वो न्यूनतम समय बताना है जिसके अंदर वो आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप 6 अगर समय लेते हैं तो 6 के अंदर तो इन्होंने एक चक्कर ही नहीं लगाया पूरा, एक चक्कर पूरा लगाने में इनको लगता है 18 मिनट सानिया को और 12 मिनट रवि को, तो हमारा एच शेप तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सर हम 18 और 36 का 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं, तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 18 और 12 का क्या होगा, तो एलसीएम सर हमारा यहाँ पे तो हो जाएगा 9 गुणा और 4, 9 चौक कितने हो गए 36, यानी हमारा 36 है वो एलसीएम हो जाएगा। 36 वो समय है जिसके अंदर वो है वो आपस में मिलते हैं, यानी देखो 18 दूआ 36, सानिया है वो 36 मिनट के अंदर 2 चक्कर पूरा करेगी, ठीक है ना। और रवि कितना करेगा, 12 36, रवि है वो 3 चक्कर पूरा कर लेगा, यानी सानिया 2 चक्कर के बाद में और रवि 3 चक्कर जब पूरा करेगा तब ये दोनों आपस में वो मिलेगा। ये न्यूनतम समय है मिलने का, अधिकतम तो कितना भी हो सकता है, अधिकतम आप और कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया, कुछ और भी ले सकते हो, 36 से ऐसी संख्या बड़ी संख्या ले सकते हो जिसके अंदर 18 भी आए और 12 भी शामिल हो सकता है। बेहतर ले सकते हो आप, बेहतर भी ले सकते हो ना, जिसमें 18 भी शामिल होते हैं और 12 भी शामिल है इसके अंदर, बेहतर ले सकते हो, लेकिन हमें न्यूनतम समय लेना है। तो न्यूनतम समय यहाँ पर वो क्या होगा, वो 36 ही होगा न्यूनतम समय, जिस समय सानिया और रवि दोनों आपस में प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलते हैं, पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, वो 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः रवि व
सानिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब? 36 मिनट बाद, ठीक है ना, 36 मिनट बाद। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। अगला एक क्वेश्चन था, हमने छोड़ दिया बीच में, वो चौथा क्वेश्चन था। क्या दे रखा है चौथा क्वेश्चन के अंदर? 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है? 306 और 657, 306 और 657, इन दोनों का HCF हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, ठीक है ना। और LCM इनका हमें बताना है, LCM है इनका बताना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, हमें पता है कैसे निकालते हैं भाई। संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा या गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो संख्या हमारी कितनी है? 306 गुणा 657 है, बराबर HCF हमें दे रखा है 9 है, गुणा LCM हमें निकालना है। LCM निकालना है तो क्या करते हैं? अकेला करते हैं। तो ये 9 यहाँ पे गुणा में, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको बट्टा में ले लिया, ठीक है ना, बट्टा में ले लिया इसको, ये लो, इसको ले लिया हमने बट्टा में। तो क्या होगा? अगर मैं इसको काटता हूँ 9 से, तो ये क्या कट रहा है? क्या यहाँ पे देखो आपका ये कट रहा है 3 से, 102, और इधर कट रहा है क्या? ये इधर और कट जाएगा, इधर आपका 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 34। 657 को मैं 34 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 7 चौक 28 होते हैं, 5 चौक 20 और 2 22 होते हैं, 6 चौक 24 और 2 26 होते हैं, मल्टीप्लाई 7 तिया 21 होते हैं, 5 तिया 15 और 2 17 और 6 तिया 18 और 1 19। तो कितना हो गया? 8 3 7 दुआ 14 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 13 हो गया, और 9 2 11 और 1 12 और 22 338। क्या हमारा सही है क्या? 22 338 बिल्कुल राइट है, 22 338 हमारा आंसर है, वो सही आ रहा है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। ये थी हमारी 1.2 या फिर 1.1। जो नई बुक है उसके अंदर ये 1.1 है, और पुरानी बुक के अंदर ये 1.2 है, ध्यान रख लेना। सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत जल्द करने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट कटे हैं और कौन से बचे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, और अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे 1.2 के बारे में। क्या है 1.2, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, ताकि क्या है कि एक बड़ा परिवार बन जाए, जुड़ता जाए परिवार में, जिससे क्या है पढ़ने में और भी आनंद की अनुभूति हो, ठीक है ना। तो चलिए।